हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 90 तक हो गए थे। 90 के आगे का क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हालांकि इसमें पूछा है तो अगले एग्जाम में हो सकता है यूपीपीसीएल टी2 में पूछ ले, जो कि दिसंबर 3rd या 4th वीक में होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और पहले यूपीपीसीएल का ही 90% चांस होगा, फिर बाद में यूपीआर फाइनल का होगा। हालांकि पहले यूपीआर फाइनल की वैकेंसी आई थी, मगर बाद में उसके पूरे होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये सेशन इम्पॉर्टेंट है और ध्यान से देखना इसको, ठीक है। सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। आज का क्वेश्चन क्या है देखो, पहला क्वेश्चन है कि एक 4 पोल डायनेमो है। डायनेमो बोलो या डायनेमो सिंपल कार डीसी जनरेटर की तरह ही करता है, ठीक है। जो कि आज ही के क्वेश्चन में डीसी जनरेटर पढ़ा रहे हैं तो उसमें बताया गया है कि 4 पोल डायनेमो है, 600 कंडक्टर है, टोटल 1000 आरपीएम पे चल रहा है। अगर ये लैप वाउंड हो और उसमें फ्लक्स उत्पन्न जो पर पोल है 0.64 वेबर है, तो इंड्यूस ईएमएफ का मान ज्ञात करें। इंड्यूस ईएमएफ का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है इंड्यूस ईएमएफ जनरेटर की बात करते हैं तो होता है Eg बराबर P/ZN अपॉन 60A। चूँकि लैप वाइंड है तो A बराबर P के बराबर हो जाएगा, यानी A से ये A कट जाएगा, ठीक है। तो अगर Eg की वैल्यू निकालेंगे तो अब क्या निकलेगा, Eg बराबर P की वैल्यू कितनी थी, 4 कट गई, कोई दिक्कत नहीं। फाई की वैल्यू कितनी है, 64/100, 1000 हो गया। फाई जेड की वैल्यू कितनी है, सर जेड की वैल्यू हमारी थी 600 कंडक्टर। एन कितना है सर, 1000 है, अपॉन 60 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही है। 1000 से 1000 कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 10 बार में आंसर कितना आया, 640 हमारा आ रहा है। इसलिए सर ऑप्शन डी 640 सही आंसर हो जाएगा। यानी कितनी वोल्ट की इंड्यूस ईएमएफ हो रही है सर, 640 वोल्ट की हो रही है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ए बराबर पी, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर है। एक कूलम बराबर किसके होता है, सॉरी, 1 जूल पर कूलम किसके बराबर होता है। 1 जूल पर कूलम यानी 1 जूल 1 जूल अपन 1 कूलम। तो हमको पता है सर जी फार्मूला होता है, ये किसका होता है, V बराबर होता है W/Q, यानी एक आवेश को, जो कि टेस्ट आवेश होता है, ठीक है, एक आवेश को अनंत बिंदु से ज्ञात बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। अनंत बिंदु से ज्ञात बिंदु तक लाने के लिए किया गया क्या, वैद्युत विभव कहलाता है, जिसको भी से दिखाते हैं। और फार्मूला क्या होता है, W/Q, यानी क्या है, कार्य है तो कार्य की यूनिट जूल, और एक चार्ज है तो चार्ज की यूनिट कूलम। तो क्या हो जाएगा सर, ये 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी 1 कूलम चार्ज को 1 जूल पे काम करने के लिए अनंत से ज्ञात बिंदु तक लाना पड़ेगा, तो वो 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का नियम किस पे लागू होता है, करंट पे, वोल्टेज पे या करंट वोल्टेज दोनों पे, यही बताना है किस पे लागू होता है, करंट पे, वोल्टेज पे या करंट वोल्टेज दोनों पे, इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो देखो किरचॉफ के 2 नियम, पहला क्या होता है सर, किरचॉफ का पहला नियम होता है जो क्या होता है हमारा, केसीएल का होता है, ठीक है। किसका होता है, केसीएल का होता है। फिर दूसरा
किसका होता है, केवीएल का होता है, ठीक है, केवीएल का होता है, सही है ना। तो पहला नियम अगर केसीएल का होगा, केसीएल, तो वो किससे रिलेटेड होता है सर, वो रिलेटेड होता है करंट से, यानी आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है सर, केवीएल हो जाता है, केवीएल जो क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में विभव स्रोत पता तथा विभवांतर का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य के बराबर होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, और ये ये किस पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यानी जो किरचॉफ का नियम है बोथ पर लागू होता है, किस पे, बोथ, दोनों, करंट और वोल्टेज दोनों पर लागू होगा, ठीक है, किस पे, करंट और वोल्टेज दोनों पर लागू होगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्टर क्या करता है, एक प्रेरक किसमें परिवर्तन का विरोध करता है, देखो ई बराबर होता है इंडक्टर dt, यानी लिखा है ना, चेंज इन करंट का विरोध करता है, धारा का विरोध नहीं करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, याद रखना, धारा का विरोध नहीं, धारा का परिवर्तन में। और कैपेसिटेंस किसका विरोध करता है, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, याद रखना। इसीलिए जब हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो हमको चिंगारी महसूस होती है, यही कारण होता है इंडक्टेंस ही, ठीक है, क्योंकि वो सडन धारा के चलने का विरोध करने लगता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर किसके बीच खींचा जाता है, तो याद रखना ये हमेशा खींचा रहता है नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो ओपन सर्किट होता है वो हमेशा नो लोड के सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक पे खींचा जाता है। जब नो लोड होगा उस समय ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है, ठीक है, यानी जब उस पर कोई लोड नहीं होगा तब, ठीक है। इंटरनल की बात करते हैं तो इंटरनल किसके किसके बीच में ड्रा होता है, तो सर जी इंटरनल होता है ईजी और आईए के बीच में ड्रा होता है। एक्सटर्नल की बात करेंगे तो सर वी और आईएल के बीच में ड्रा होता है ग्राफ। कभी कभी पूछता है कि कौन किसके किसके बीच में खींचा जाता है, तो ये जो खींचा जाता है इंटरनल, ये जो खींचा जाता है एक्सटर्नल खींचा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखो याद करना पड़ेगा, लेटर कोड जब 1% का टॉलरेंस होता है रेजिस्टेंस में तो किससे दिखाते हैं, ठीक है, तो उसको दिखाया जाता है एफ से। ये याद रखोगे तो होगा, नहीं याद रखोगे तो छूट जाएगा, ठीक है। और जो हमको ये पेपर सेंड किया उसका ये गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि वह बस वो गोल्ड सिल्वर और नो कलर पढ़ के गया था, और ये आ गया तो दिमाग थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस उसको लगने लगा, इसलिए, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। देखो वेट ग्राइंडर में किस मशीन का प्रयोग करते हैं, ग्राइंडर नहीं पूछा है, वेट ग्राइंडर पूछा है, ठीक है। देखो वेट ग्राइंडर होता है तो बोल देते हैं, सॉरी जब ग्राइंडर होता है तो बोल देते हैं सर की यूनिवर्सल मोटर, यानी मिक्सचर हो गया, आटा सानने वाली मशीन हो गई, आटा गूँथने वाली, ठीक है, तो सब में ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल मोटर होता है। अब इसमें क्या है कि वेट ग्राइंडर में कौन सा प्रयोग होता है, तो देखो रिपल्सन मोटर भी हमारा क्या है, नो डाउट सिंगल फेज है, ये भी सारे सिंगल फेज है, ये भी सिंगल फेज है, मगर हम प्रयोग किसका करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, उसमें कोई कैटेगराइज नहीं किए हैं, ठीक है, बस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सही है। अब देखो वो स्प्लिट फेज भी हो सकता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, इसके बारे में कोई विशेष करके नहीं बोला गया, बस इतना बोल गया कि सजीव सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही होगा, ठीक है, वेट ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है, सही है। अगला देखो, टेस्ला किसकी यूनिट होती है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टेस्ला बोल दो, इसको बी से दिखाते हैं, या फिर इसको गॉस बोल दो, एक ही चीज़ है, बी बराबर होता है 5/A, या फिर बोलना चाहो तो वेबर
पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। होती क्या है सर ये? सर ये होती है चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। ठीक है, एक वेबर 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर बी से दिखाते हैं, 5/8, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। परमियंस की यूनिट क्या होती है? सर जी परमियंस की यूनिट वही होगी जो रिलक्टेंस का उल्टा होगा। ठीक है, इतना याद रखना, परमियंस की यूनिट वही होगी जो रिलक्टेंस का उल्टा होगा। अब ध्यान से देखना, रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है? MMF अपॉन फ्लक्स। फ्लक्स यूनिट क्या होती है? MMF की एम्पियर टर्न पर वेबर, ये होती है रिलक्टेंस की यूनिट। तो परमियंस जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? वेबर पर एम्पियर टर्न। ठीक है, कभी कभी रिलक्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है? हेनरी इनवर्स भी हो जाती है। ये सब चीज़ों को याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा सर, वेबर पर एम्पियर टर्न। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। ये तो 3 फेज इंडक्शन मोटर था, तो इसको बॉक्स करके बनाया था कि इसको बॉक्स करके बना लेना, बहुत ज़्यादा पूछा था। पूछा क्या कि जो टॉर्क डेवलप होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसके समानुपाती होता है? तो सर वो हमेशा होता है टॉर्क V स्क्वायर के। ठीक है, V स्क्वायर के समानुपाती, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, जब मैक्सिमम टॉर्क होगा तब क्या होगा? उस समय सर स्लिप की वैल्यू 1 होती है और R2 किसके बराबर हो जाता है? X2 के बराबर हो जाता है। रोटर रिएक्टेंस रोटर रेजिस्टेंस के बराबर होता है, उस समय स्लिप की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, स्लिप की वैल्यू 1 मतलब सबसे मैक्सिमम टॉर्क अधिकतम कब प्राप्त कर सकते हो? तो जब मोटर रुकी हुई हो। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ठीक है, देखो अगर तुमको सिंगल फेज इंडक्शन को स्टार्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम 2 फेज की तुमको आवश्यकता पड़ेगी। कम से कम 2 फेज तुमको चाहिए, नहीं कर पा रहे हो तो नहीं बनेगा मोटर, चाहे तुम जितनी कोशिश करो, चाहे जितना साइंस लगा लो। ठीक है, तो इसी सिंगल फेज को 2 फेज में तोड़ने के लिए हम एक मेथड का प्रयोग करते हैं जिसको बोलते हैं स्प्लिट फेज मेथड। स्प्लिट मतलब ही होता है तोड़ना। ठीक है, और फेज मतलब समझे रहो, यानी फेज को 2 भागों में तोड़ देना, यानी इसी सिंगल फेज को 2 में बदल देना। एक ऐसे कर देते हैं, एक ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे बीच में रोटर लगा देते हैं। ठीक है, ये कहानी है। तो जब एक सिंगल फेज को 2 पार्ट में तोड़ोगे तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली देखो तो वो सिंगल फेज नहीं है, वो 2 फेज में तुम कन्वर्ट कर चुके हो तोड़कर। चूँकि सिंगल फेज था इसलिए सिंगल फेज ही बोले, क्योंकि हम लोग सप्लाई सिंगल फेज से दे रहे हैं। ठीक है ना, चलो इसको याद रखना। अब ये मेनली बहुत टाइप के हो जाएंगे तुम्हारे, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, देखो घुमा के कान पकड़ा है, मगर आंसर वही है, घुमा के कान पकड़ा है। पूछा क्या है? विच सिंगल फेज मोटर इज एम्प्लॉयड विद द फील्ड टैपिंग कंट्रोल मेथड, यानी फील्ड टैपिंग स्पीड कंट्रोल विधि के साथ कौन सी सिंगल फेज मोटर नियोजित की जा सकती है? तुमको पता है कि अगर तुम डीसी सीरीज मोटर पढ़ोगे तो तुमको डीसी सीरीज मोटर में पढ़ाया जाता है कि जो उसकी स्पीड कंट्रोल होती है किसका प्रयोग करते हैं? सर उसमें फील्ड टैपिंग का प्रयोग किया जाता है। किसमें? फील्ड टैपिंग का प्रयोग किसमें करते हैं सर? डीसी सीरीज मोटर में करते हैं। ठीक है, अच्छा हमको पता है कि डीसी सीरीज मोटर का कोई और नहीं, इसका अन्य नाम यूनिवर्सल मोटर भी है। ठीक है, क्योंकि अगर डीसी पे काम करें तो डीसी सीरीज मोटर, अगर इसमें एसी सप्लाई दे देते हैं तो यूनिवर्सल मोटर बन जाती है। ठीक है, होता वही मोटर है। ठीक है, तो बताओ यूनिवर्सल मोटर तो डीसी सीरीज मोटर है ना, यानी इसके भी स्पीड को कंट्रोल करना कैसे कर सकते हो? तो जो फील्ड में टैपिंग कर दीजिए, सेम कार्य कर रहा है, बस वो डीसी है एसी दोनों पे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर इसका आंसर हो जाएगा। तीन पे सॉकेट में कौन सी पिन अधिक मोटा होता है? 3 पे सॉकेट में कौन सा पिन अधिक मोटा होता है? सर अर्थ लाइन पिन ही होता है ना। हाँ सर जी, अर्थ लाइन होता है। अर्थ लाइन मोटा क्यों रखते हैं? क्योंकि सर अर्थ लाइन मोटा रखेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया है,
क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो गया तो रेसिस्टेंस कम हो गया। यानी अगर उसमें अब हल्की सी भी करंट की सेंसिटिविटी होगी तो वो क्या कर देगा, फट से ग्राउंड कर देगा। यानी हल्की सी भी करंट बहेगी तो वो क्या कर देगा, उसको ग्राउंड कर देगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम है। ठीक है, बने किसके होते हैं अधिकतर, ब्रास के बने होते हैं हमारे जितने भी सॉकेट वॉकेट के वो सारे होते हैं। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फेवरेट है। क्या क्वेश्चन है, द आरएमएस आरादाती तरंग रूप के आरएमएस वोल्टेज को पीक वोल्टेज मानों में किसके गुणा करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आरएमएस मान को ऑब्टेन करना है तो अधिकतम मान में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको प्राप्त हो जाएगा। देखो पहले जब साठ टूथ की बात करते हैं, सॉरी साइनसोइडल की बात करेंगे तो क्या होता है सर जी, Vm/√2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर जी। जब हाफ वेव की बात करते हैं तो कितना हो जाता है सर, Vm/2 हो जाता है। कोई दिक्कत है नहीं सर जी। ठीक है, Vm/2 हो जाता है। अच्छा, अब जब Vm/2 हो गया, फिर जब फुल वेव की बात करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर की, तब फिर Vm/2 हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर की बात करते हैं तो केवल RMS Vm के बराबर रह जाता है। ठीक है, और जब ट्रायंगुलर की बात करते हैं, ट्रायंगुलर वेव की बात करते हैं, वो आरी दाता हो चाहे कोई हो, तो हमेशा क्या हो जाता है, वो Vm/√3। यानी यही बोला है ना कि पीक वोल्टेज में किसका मान का मल्टीप्लाई करेंगे, पीक यानी मैक्सिमम, तो सर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1/√3। ठीक है, 1/√3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो Vm/√3 निकल के चला आएगा। और इसकी एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज हो जाता है कितना, Vm/2। ठीक है, एवरेज। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। ग्राफ बनाया ऑफलाइन बैच में, ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर बार यूपीपीसीएल में पूछा जाएगा, और इस बार भी पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म OFAF। कोई दिक्कत नहीं है। OF क्या है, कूलिंग का एक मेथड है। कौन सा प्रयोग करते हैं सर, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स। ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स यानी ऑयल को और एयर को दोनों क्या कहता है, बहुत बलपूर्वक क्या किया जाता है, उस चिंगारी पर ले जाया जाता है जहाँ पे आर्किंग हो रही है या फिर जहाँ पे हीट उत्पन्न हो रहा है, जिससे वह कूलिंग करके उसको हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो OFAF का फार्मूला फुल फॉर्म C हो जाएगा। हाँ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक यानी लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता क्या होती है। देखो अगर फेरो की बात करेंगे तो पहले मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है, तो सर जी फेरस, कोबाल्ट, निकिल। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है लगभग 1 से बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा बहुत है, क्या बता, लगभग 1000 के टर्म में होती है। ठीक है, फिर जब कोबाल्ट की आते हैं, सॉरी पैरा की बात करते हैं ना, जब पैरा पे आते हैं, पैरा पे, तो पैरा पे क्या होता है, एल्युमिनियम प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके क्या हो जाती है, 1 से ज़्यादा होती है मगर उतना ज़्यादा नहीं, बस 1 हो जा रहा है, 1 से ज़्यादा उतना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नहीं तो ये तो 1 ही रहता है या उससे निगेटिव भी हो सकता है, तो निगेटिव तो नहीं रहता है मगर पॉजिटिव रहता है, 1 से बहुत मामूली ज़्यादा होता है। ठीक है, और वही डाया की बात करेंगे तो हाइड्रोजन, सिल्वर, कॉपर, इन सब का प्रयोग किया जाता है और इसकी निगेटिव होती है परमेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हमारा सही हो जाएगा, सर हमारा सही है क्या है सर जी, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, यानी पॉजिटिव तो होती है मगर बहुत ज़्यादा होती है फेरोमैग्नेटिक की। और ये जो एलिमेंट का नाम बताए हैं जी, एलिमेंट का नाम जरूर याद रखना है, तब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ का असमान परिमाण के साथ प्रति समांतर यानी एंटी पैरेलल रेखांकित होते हैं। तो याद रखना, इसका मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो एक ये बॉक्स बन गया है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक ऐसे है तो एक नीचे, फिर एक ऊपर है तो एक नीचे, एक ऊपर है तो एक नीचे, एक दूसरे को एंटी पैरेलल करके कैंसिल आउट करने का प्रयास करते हैं। तो ये किसका होता है संरचना, इसको जैसे बोलते हैं स्पिन ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे, क्वांटम थ्योरी पढ़ते हो केमिस्ट्री में, उसी प्रकार से होती है, जिसको स्पिन थ्योरी बोलते हैं। तो वो
फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। किसका होता है? फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। सही है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, LPSP का फुल फॉर्म, ये तो पूछने की भी बात नहीं थी। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प। ये लगभग 15 मिनट लगता है जलने में। शुरुआत में पिंक जलता है, बाद में येलो जलता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? मरकरी, सॉरी, ये किस पे काम करता है सर जी? गैस आयोनाइजेशन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। पीले रंग के अधिकतर प्रयास करता है। इसमें कलर को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये सब सारी खूबियाँ किसकी होती है? हमारी LPSP होती है, सोडियम वेपर लैम्प की खासियत होती है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन, उस प्रतिरोध का नाम है जीव प्रतिरोध आपातित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ घटता है। अब छोड़ो वो सब बात, बस यही याद रखो। देखो क्या बोल रहा है कि ऐसा प्रतिरोध जो प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करे। तो क्या नाम पड़ गया उसका? लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, यानी लाइट पे डिपेंड रहने वाला रेसिस्टर। लाइट पे निर्भर रहने वाला रेसिस्टर क्या कहलाएगा? लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, क्योंकि वो उसी के मान के, प्रकाश के मान के ही कारण क्या हो रहा है? प्रतिरोध कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो करने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। क्या होता है? LDR, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखना है। यानी तापमान तो प्रकाश बढ़ता है तो क्या हो जाती है? उसकी प्रतिरोध घट जाती है। सही है, इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? देखो, कंसील्ड वायरिंग के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान है। कंसील्ड वायरिंग जिसको PVC कंडक्ट वायरिंग भी तुम लोग कहते हो, जो अब आजकल होने लगी है, जो सेंटरिंग होते समय ही हो जाती है, यानी सिलाप होने से पहले, या फिर क्या बोलते हैं, RCC ढलाई होने से पहले ही उसकी हो जाती है। देखो क्या होता है? ह्यूमिडिटी से सुरक्षा रहता है। हाँ सर जी। दूसरा क्या रहता है? आपको प्रकाश का सारी चीज़ें बताता है। हाँ सर जी। लगभग फॉल्ट से बताता है। हाँ सर जी। इलेक्ट्रिक शॉक से बताता है। हाँ सर जी। देखने में सुंदर होता है। हाँ सर, सुंदर होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें की क्वालिटी हो गई। डीमेरिट क्या होता है? सर ये इसके लिए कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, आसानी से ये क्या हो सकता है? इंस्टॉल नहीं हो सकता है। और क्या होता है? ईजिली इसको निकालना भी मुश्किल होता है। ठीक है, मतलब अब सोचो कि PVC वहाँ से निकाल लें या फिर तार वहाँ से निकाल लें, तो ये भी मुश्किल होता है। तो केवल और केवल एक फ़ायदा होता है, सेफ फॉर ह्यूमिडिटी। ठीक है, देखो अब देखो, ये दिया होता किफ़ायती होता है? नहीं सर जी, किफ़ायती नहीं होता है। आसानी से इंस्टॉल हो जाता है? नहीं सर जी, एरो तो कर भी नहीं पाएंगे, हम लोग कर भी नहीं पाएंगे। वो जो 10 साल 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस होता है वो भी कर जाएंगे। ठीक है, कम से कम एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो सेफ फॉर ह्यूमिडिटी सबसे सही आंसर इसका बन जाएगा। ऑल देवर मारोगे गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो इतने क्वेश्चन में आज भी ऑब्जेक्शन करने लायक कुछ नहीं था। अभी तक तुम 60 क्वेश्चन देख लिए, 60 में कोई ऑब्जेक्शन लायक नहीं है। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।